जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग इल्टेरिया जो 5000 प्लस समान अध्ययन के क्वेश्चन है इसी बुक को देखने वाले हैं। इसमें जो है 50 क्वेश्चन कर करके 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। ये जो है समान अध्ययन के क्वेश्चन है। इसमें ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लिखा हुआ है ऑल स्टेट पीसीएस BSSC BPSSC SSC रेलवे बैंकिंग CDS NDA इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो उपयोगी है। इसमें जो है क्वेश्चन जो समान अध्ययन का दिया हुआ है सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो है हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 11 को। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक को देख लिया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज चलिए 11वें प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य में पर आधारित है कि, तो इसका जो हो जाएगा जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो ये यहाँ संघीय व्यवस्था है ये दिया हुआ है, संघीय व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो ये जो है USA में है, अमेरिका में। और भारत में जो है एकात्मक और संघीय दोनों है, तो इसे जो है अर्ध संघीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में जो है अर्ध संघीय व्यवस्था है। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में दिया हुआ है कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता है। तो संसदीय सरकार की क्या विशेषता है भारत में, वही दिया हुआ है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है देख लेते हैं कथन कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ये जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, यहाँ पे उच्च सदन नहीं होता, सामूहिक रूप से जो है ये निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कथन तो गलत ही दिया हुआ है। दूसरा जो है बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्रिपरिषद पद पर रह सकता है। ये जो है ये सही दिया हुआ है। बगैर संसद बने कोई व्यक्ति जो है 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, उसके बाद जो है उसे सदस्यता लेनी पड़ती है अनिवार्य रूप से। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर जो है मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं, ये गलत दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, ये भी गलत दिया हुआ है। वास्तविक कार्यपालक जो यहाँ राष्ट्रपति नहीं होता, प्रधानमंत्री हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ही केवल सही है, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में दिया हुआ है कि मूल अधिकार से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। तो ये जो शून्य घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। मूल अधिकार जो है यहाँ पे मूल अधिकार जो है ये भाग 3 में आ जाता है, भाग 3 में, और अनुच्छेद जो है 12 से 35 के अंतर्गत आ जाता है। 12 से 35 यहीं अनुच्छेद 12 की अगर बात कर लेते हैं, 12 में जो राज्य की परिभाषा दिया हुआ है और 13 में जो है 13 में दिया हुआ है यही कि मूल अधिकार से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधि, ये जो है अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है। उसके बाद 14 में जो है समानता का अधिकार, इस तरह से जो है ये 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया संविधान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो ये जो उल्लेखित है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसे हम लोग DPSP कहते हैं, इसी में उल्लेखित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। DPSP जो है ये भाग 4 में आ जाता है, ये भाग 4 में आ जाएगा। और अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 जो है इसके अंतर्गत DPSP के बारे में दिया गया है। वही अगर अनुच्छेद 51 की हम लोग बात करें तो 51 में जो दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बाद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बताया गया है। वही अगर अनुच्छेद 38 को देख लें तो 38 में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में दिया गया है। अगर 39 की बात करें तो 39 में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, इस तरह से जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है DPSP में दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। भारत
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम लोग बात कर लें तो देख लेते हैं 3 पृथ्वी सम्मेलन जो है टोटल आयोजित किया गया है। हम लोग तीनों को देख लेते हैं, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें हम लोग और तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ये 1992 में हुआ था, और द्वितीय अगर देखें तो 1997 में हो जाता है, और तृतीय की बात करें तो ये 2002 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। दूसरा अगर देखें तो यूएसए में हुआ था, और तीसरा जो है दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है वहीं पे हुआ था। तो पहला जो है यही हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछ रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। आगे छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। तो मानव जाति का जन्म स्थल जो माना जाता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात कर ले तो इसे जो है भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग अगर देखें तो अंध महाद्वीप इसे ही कहा जाता है। भारत में जो है मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो ये जो सर्वप्रथम भारत में मानव का साक्ष्य मिला है ये नर्मदा नदी के तट से मिला है, ध्यान में रखेंगे। अगर कुछ और हम लोग पॉइंट यहाँ पे देख लें तो प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। तो प्रायद्वीप जो है ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यूरोप, इसे कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो ये दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और सभ्यता का पालना जो है एशिया को कहा जाता है, सभ्यता का पालना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में दिया हुआ है कि प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलन कौन नहीं है। तो सही मिलन कौन नहीं दिया हुआ है वही पूछ रहा है। तो पहला में जो दिया हुआ है हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट है एंडीज एकांगुआ की सर्वोच्च चोटी, ये भी सही दिया हुआ है। आगे फिर जो है रॉकी, माउंट मैरी इल्बर्ट रॉकी जो है ये भी सही दिया हुआ है। आगे फिर है अल्पस एल्ब्रुस, यही गलत दिया हुआ है। अल्पस का जो है सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस नहीं होता, यहाँ पे माउंट मैकिनले हो जाता, तो यही गलत दिया हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ और हम लोग पॉइंट देखें तो यूरोप का जो सर्वोच्च चोटी है ये माउंट एल्ब्रुस हो जाएगा, जो कि काकेशस पर्वतमाला पर अवस्थित है। फिर जो है उत्तरी अमेरिका अगर हम लोग देखें तो ये उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले हो जाएगा, या माउंट डेनाली इसे ही कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च चोटी देखें तो एकांगुआ हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला पर जो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी अगर हम लोग देखें तो माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च चोटी माउंट कॉस्युस्को हो जाएगा। और अंटार्कटिका का अगर देखें तो माउंट विल्सन मेसिफ हो जाएगा। इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8 को हम लोग। 8 में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। तो बिना उपग्रह के जो है 2 ग्रह है, जिसे कि हम लोग देख ले शुक्र और बुध, यही दोनों जो है इसके उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर। यही अगर हम लोग मंगल ग्रह का उपग्रह देखें तो ये हो जाएगा फोबोस और डिवोस। डिवोस जो है वही, ये सबसे छोटा जो उपग्रह है डिवोस हो जाता है। और सबसे बड़ा उपग्रह अगर हम लोग देख ले तो जुपिटर का जो है यानी बृहस्पति का गैनीमेड हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, हम लोग ध्यान में रखेंगे, चंद्रमा। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है। तो ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है, ये जो हो जाएगा विषुवत रेखा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो सिलिकॉन वैली जो अवस्थित है ये कैलिफोर्निया में, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती है, ये जो है फोटोन की गति के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोटोन की गति के कारण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में दिया हुआ है कि संगोला की संधि कब हुई थी।
संगोला की संधि जो हुई थी ये 1750 में हुई थी, तो इसका आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक होता है संगोला और एक सुगौली की संधि होता है, सुगौली की संधि, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये जो हुआ था 1816 में हुआ था, 1816 में, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। 1816 में जो हुआ था ये सुगौली की संधि, और ये किसके बीच हुआ था, तो नेपाल एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, इसे ध्यान में रखेंगे। और संगोला की संधि जो 1750 में हुई थी ये किसके बीच हुआ था, तो ये मराठा जो है, मराठा एवं पेशवा के बीच हुआ था। तो उस समय जो है पेशवा बाजीराव जो थे, बालाजी बाजीराव थे, और मराठा जो है ये राजा राम थे द्वितीय, ध्यान में रखेंगे। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इसका आंसर सी हो गया। 13 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। तो सूची 1 में जो दिया हुआ है ये रक्त प्लाज्मा जो है ये हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एल्बुमिन जो है ये इसका हो जाएगा ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करना, ये हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद जो फिर है कि ग्लोब्यूलिन, ये जो है ग्लोब्यूलिन ये संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त का स्कंदन करने में मदद करता है। तो इस तरह से ये जो हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 4 2 1 इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में दिया हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र जो है ये होगा भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं। 15 में दिया हुआ है कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो यहाँ पे अधिकतम समयावधि की बात किया गया है। राष्ट्रपति शासन जो है एक बार में संसद द्वारा पारित कराकर 6 माह के लिए लग सकता है, और इसे 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है संसद से जो है इसे पास करवाकर। तो अधिकतम जो है इसे कितने समय तक रख सकते हैं, तो 6 महीने करके बढ़ाते बढ़ाते इसे अधिकतम जो है 3 वर्ष तक ही लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन की अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो है चर्चा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया गया है। ये जो है पहली बार कब लगा था, तो पहली बार जो लगा था 1951 में लगा था पंजाब में, ध्यान में रखेंगे। पंजाब में सर्वाधिक बार जो अभी तक कहाँ पे लगा है, तो सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है सर्वाधिक समय तक ये जम्मू कश्मीर में लगा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक बार कहाँ लगा है, तो मणिपुर और यूपी में लगा है। बिहार में पहली बार कब लगा था राष्ट्रपति शासन, तो बिहार में जो है 1968 में लगा था पहली बार, और उस समय जो है भोला पासवान शास्त्री की सरकार थी। और अभी तक जो है बिहार में टोटल 8 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में दिया हुआ है कि चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण जो मिलता है ललित विस्तार में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 17 देखते हैं। 17 में दिया हुआ है कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। तो बिहार में जो नहीं किया गया, बौद्ध संगीति जो है टोटल 4 हुई थी। पहला जो है राजगीर में, उसके बाद दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा जो है ये कश्मीर में हुआ था। तो कश्मीर में जो हुआ था यही बिहार से बाहर है, बाकी जो ये तीनों है बिहार में ही पड़ जाता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में हुआ था, यही इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में नहीं हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में दिया हुआ है कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। तो भारत में हीरा धारण करने वाला जो रॉक सिस्टम है ये हो जाएगा विंध्यक्रम की जो है ये हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है एमपी में पड़ जाता है विंध्यक्रम।
सर्वाधिक जो बहुमूल्य धातु है ये जो होता है धारवाड़ चट्टान में हो जाता है, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगर बहुमूल्य धातु कह देता तो ये धारवाड़ हो जाता और ये कर्नाटक में पड़ जाता है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पुराना जो है ये कौन सा चट्टान हो जाता है, तो आर्कियन हो जाता है सबसे पुराना, आर्कियन। और वहीं अगर सबसे नवीनतम की बात कर लें तो ये टर्शियरी जो है ये सबसे नवीनतम चट्टान हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में दिया हुआ है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया। प्रथम जैन महासभा का आयोजन दिया हुआ है, तो जैन महासभा जो है टोटल 2 हुआ था। पहला जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा जो है ये बल्लभी गुजरात में हुआ था, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं। 20 में दिया हुआ है कि किस वंश के शासकों द्वारा ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को अनुदान में, भूमि अनुदान में देने की जो है प्रथा प्रारंभ हुई। तो ये जो है ये हुआ था सातवाहन वंश के द्वारा। सर्वप्रथम जो है सातवाहन वंश के द्वारा ही भूमि अनुदान में दिया गया था। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवाहन वंश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है सिमुक के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। और शीशे का सिक्का जो है ये भी सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 में दिया हुआ है कि एल्काइन का आणविक सूत्र। यहाँ पे 3 पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक होता है एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पे जो है एल्केन का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाता है CnH2n+2, इसे ध्यान में रखेंगे। एल्कीन का जो हो जाता है ये होता है CnH2n। उसके बाद एल्काइन का अगर देखें तो CnH2n-2। तो एल्काइन का यहाँ पूछा है तो -2 यहाँ पे हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है -2 यहाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। आगे देखते हैं फिर 22 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका विभाजन किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। तो कोशिका विभाजन के किस अवस्था में, ये जो हो जाएगा मध्यावस्था, यही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है। तो इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा m यूनिवर्स L3t-2। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे फिर हम लोग देखते हैं पैटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है। पैटागोनिया मरुस्थल जो है ये किस महादेश में अवस्थित है। ये जो अवस्थित है अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना जो है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जेंटीना में अवस्थित है पैटागोनिया मरुस्थल। और ये विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल अगर हम लोग देख लें तो सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में दिया हुआ है कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली धारा है और ये ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। तो डीएनए की श्रृंखला जो बंधी होती है ये बंधी होती है हाइड्रोजन बंध में। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध में बंधी रहती है। आगे फिर हम लोग देखें, अगर कौन क्षार बोलता तो ये हो जाता नाइट्रोजन बंध से होता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व है जो इसमें ये हो जाएगा बोरॉन हो जाएगा। बाकी जो दिया हुआ है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म की अगर बात करें तो ये बोरॉन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे फिर है थ्रोम्बिन का काम है। तो थ्रोम्बिन का जो काम है ये रक्त को जमाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 देखते हैं, प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रीतिजर पुरस्कार जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है
1969 में हुई थी, ध्यान में रखेंगे। और प्रथम भारतीय जिसे प्रीतजर पुरस्कार मिला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो प्रथम भारतीय थे ये बालकृष्ण दोषी, ध्यान में रखेंगे, बालकृष्ण दोषी। आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ियाँ कौन सी हैं। भारत में सुदूर दक्षिणी पहाड़ियाँ जो हैं ये हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम लोग देखें तो ये अन्नामलाई हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 में दिया हुआ है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही किया करेगा। तो ये जो कर सकता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये प्रावधान किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में दिया हुआ है नाबार्ड की स्थापना किस समिति के संस्तुति पर हुआ था। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन संस्तुति पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये नाबार्ड की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है राज्य चलैया समिति, ये जो है इसका संबंध राज्य चलैया समिति का ये सेबी की स्थापना ये कर सुधार से हो जाएगा, कर सुधार से राज्य चलैया समिति। और यहाँ पे बी में जो है नरसिम्हन समिति, ये जो है सेबी की स्थापना जो है नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर हुआ था। आगे 33 नंबर देखते हैं। 33 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है बालू मक्खी। बालू मक्खी जो है इसका हो जाएगा कालाजार, बालू मक्खी जो है कालाजार। उसके बाद मादा क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया हो जाएगा। फिर है घरेलू मक्खी, ये जो है घरेलू मक्खी हैजा हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मलेरिया हो जाएगा। इस तरह जो है 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में दिया हुआ है 4 3 2 1। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में दिया हुआ है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। तो ये जो हुआ था ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो कार्यकाल है ये जो रहा है कार्यकाल 1880 से 84 रहा है, इसे ध्यान में रखेंगे। 80 से जो है 84 रहा है। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में दिया हुआ है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में कौन सी पार्टी का गठन किया। तो ये जो है नरमपंथियों ने जो पार्टी का गठन किया था इसका जो हो जाएगा इंडियन नेशन रिवलेशन फेडरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की प्रयास से जो है इसकी स्थापना हुआ था और 1919 में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो निरस्त किया था ये लॉर्ड रिपन ने किया था। और लाया किसने था, तो लिटन ने इसे लगाया था, लिटन ने, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर है कि रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था। रामोसी आंदोलन, ये जो रामोसी आंदोलन हुआ था ये हुआ था पश्चिमी तट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 देखते हैं। 38 नंबर में दिया हुआ है कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे हसन इमाम। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है हसन इमाम, यही इसके अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका। ये जो रॉलेट एक्ट कब आया था, तो रॉलेट एक्ट जो है ये 19 मार्च 1919 को आया था, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे फिर है 39 नंबर में कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, ये जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। तुगलक वंश को समाप्त कर सैयद वंश की जो है स्थापना किया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1398। आगे फिर है 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 में दिया हुआ है कि
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है? तो घोड़े की मृण मूर्तियाँ जो है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो ये रंगपुर से मिली है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंगपुर से। धान की भूसी जो है ये भी रंगपुर से मिली है, ध्यान में रखेंगे। काली बंगा जो है इसे काले रंग की चूड़ियाँ ये कहा जाता है, काले रंग की चूड़ियाँ। और उसके बाद जो जुते हुए खेत के जो ब्राह्मण है ये भी कालीबंगा से मिले, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे 41 देखते हैं कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता था? सोम देवता जो वैदिक काल में थे ये थे यज्ञ के, सोम देवता जो थे वनस्पति के देवता थे, वनस्पति के देवता को सोम देवता कहा जाता था। वर्षा और युद्ध आदि के जो देवता थे वैदिक काल में वो इंद्र को माना जाता था, इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगर आकाश के देवता जो थे ये धौं हो जाते हैं, हाँ, और ऋतु के जो देवता हो जाते हैं वो वरुण हो जाते हैं, इसे इस सब पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। और सोम देवता की जो चर्चा है ये जो है तीसरे मंडल में किया गया है इसकी चर्चा, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर पूछ रहे हैं कौन थे? तो इसके जो पहले तीर्थंकर हो जाते हैं ये ऋषभदेव, ध्यान में रखेंगे, ऋषभदेव। दूसरे जो हैं ये अजीतनाथ। तीसरे जो तीर्थंकर है ये जो जाते हैं संभवनाथ। और वही अगर हम लोग 24वें तीर्थंकर की बात करें तो ये महावीर स्वामी हो जाएंगे, महावीर स्वामी। और पहला जो तीर्थंकर है इसका प्रतीक चिन्ह की अगर हम लोग बात कर लें तो वृषल है इसका। उसके बाद दूसरा का जो अजीतनाथ इसका जो प्रतीक चिन्ह है हाथी है। और तीसरा संभवनाथ का जो है ये घोड़ा है। और महावीर स्वामी का जो देखें तो ये शेर है, चौथा 24वां जो तीर्थंकर हुए। तो इसका आंसर पूछ रहा है यहाँ पे तीसरे तीर्थंकर, तो तीसरा तीर्थंकर जो है ये संभवनाथ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए संभवनाथ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे 43 देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक विकसित हुई, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये किस सुल्तान के काल में हुई थी यही पूछ रहा है। इसका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा आंसर। आगे फिर देखते हैं तबकाते नासरी के लेखक कौन थे? तबकाते नासरी के जो लेखक है मिन्हाज उस सिराज है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसका आंसर सी होगा, मिन्हाज उस सिराज। आगे फिर है कि हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये जो किया जाता है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 अगर हम लोग देखें 46 में दिया हुआ है एक डायनेमो जिससे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में कार्य क्या है? तो इसका वास्तव में कार्य क्या है? इसका वास्तव में कार्य है ऊर्जा का कन्वर्टर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायनेमो जो है ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है, इसका कार्य मुख्य यही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 अगर देखें तो 47 में दिया हुआ है यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक कितने दिन यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, एक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट जो है प्रतिदिन ऊर्जा व्यय होगी। आगे देखते हैं 48 नंबर। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है ये निर्धारण करने के लिए किया जाता है फॉसिल्स, ऑप्शन नंबर सी जो है फॉसिल्स की आयु निर्धारण करने के लिए। आगे 49 देखते हैं। 49 में दिया हुआ है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो क्रय शक्ति की क्षमता के आधार पर अगर देखें तो ये पहला स्थान चीन का हो जाएगा। आगे फिर जो है अगर ऐसे अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहला स्थान USA का हो जाएगा। यहाँ पे क्रय शक्ति दे दिया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चीन। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च
प्राथमिकता दी गई थी। तो सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई थी ये मानव संसाधन के विकास को, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये 1992 से 97 रहा है, इसे ध्यान में रखेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो दिया गया है इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, और इसका जो था ये 2002 में। आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। देखने के बाद ये जो है इसके बाद कुछ यहाँ पे नीचे में स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। स्मरणीय तथ्य जो दिया हुआ है ये भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए 12वें सेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।